स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है और कौन से एनवायरनमेंट में केमिकल शिफ्ट होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। Chemical shift is a position of signals in NMR spectroscopy due to the various chemical environments within a molecule। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो अलग अलग, उसकी चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, उसके चारों ओर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग नेचर के हैं। तो उनके कारण इसका जो पीक दिखाई देगी वो हमको अलग अलग स्थानों पर दिखाई देगी और इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। यानी कि अगर उसके साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके में है, तो वो स्थान पर अपनी पीक नहीं देगी जहाँ पर उसको देनी चाहिए और उसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये मेनली डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन एटम के चारों ओर किस तरह का एनवायरनमेंट है या न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह का एनवायरनमेंट है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो किसे कहते हैं केमिकल शिफ्ट, ये आप जान गए होंगे कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कौन कौन से फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन सारे फैक्टर्स पर केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है। अब हम एक एक चीज़ लेते हैं। जैसे हमने लिया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी आपको जैसे पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी अपने ऑर्बिट के अंदर और अपनी एक्सिस पर मूव करते रहते हैं, एक्सिस पर स्पिन करते रहते हैं और ऑर्बिटल के अंदर एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण उनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसके साथ सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और उससे अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जिसके कारण क्या होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस तक उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना कि उसको एक्चुअली पहुंचना चाहिए। मतलब उतनी मात्रा में वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये इसको अपोज करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमको न्यूक्लियस के अंदर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में फ्लिपिंग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अधिक ऊर्जा हमको कब मिलेगी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इलेक्ट्रॉन्स का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इसलिए हमको बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और पीक की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग पोजीशन के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड हो सकता है या उसको अपोज कर सकता है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा है। जैसे एसिटिलीन अगर हम लें तो उसमें अलग तरह का मूवमेंट होगा। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन अलग तरह से मूव करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह से मूव करेंगे। तो इसके कारण बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है इस पर डिपेंड करता है। अगर हम नेक्स्ट, जैसे हमने ये लिया स्ट्रक्चर, हम जैसे हम बात करते हैं दोनों के अंदर, देखिए आप दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसमें पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। सेकंड के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर डी शील्डिंग हो जाएगी और फर्स्ट केस में शील्डिंग हो जाएगी। और जो स्केल हम यूज़ करते हैं, आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम डेल्टा स्केल और टाउ स्केल यूज़ करते हैं। तो डी शील्डिंग कब होगी और शील्डिंग कब होगी, और तीसरा पॉइंट है जब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर शील्डिंग हो रही है तो ये हमारा स्केल है, तो इस स्केल के अंदर शील्डिंग हो रही होगी तो जो पीक है वो अप फील्ड की ओर मूव हो जाएगा, अप फील्ड की ओर चली जाएगी।
डी शील्डिंग हो रही होगी तो लोअर फील्ड की ओर चला जाएगा, और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा तो वहीं रहेगी पीक। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप से। अब हम दूसरा फैक्टर्स पढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ अ monuments in NMR spectroscopy because it behaves like a barrier between the nucleus of proton and the applied external magnetic field. तो this is the factor इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करता है, शील्डिंग या डी शील्डिंग, और उस बेसिस पर वो अप फील्ड या लोअर फील्ड की ओर मूव करेगा। जैसे अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो पीक है यहाँ पर हम बात करें, ग्रेटर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द विल कॉज a proton to appear upfield in the NMR spectrum. In addition to the effect of the shielding, the extent of which a proton will appear downfield or the spectrum is also dependent on the magnitude of the distortion in the electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन्फ्लुएंस्ड बॉन्डेड एटम्स हैव on a proton will depend on the extent of the electronegativity of the atom or group of the atoms and the atoms bonding and their position respect to the proton. यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है फैक्टर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है, उसके पर कितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, और वो बॉन्डेड प्रोटॉन से किस तरह से बॉन्डेड है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसकी पीक की पोजीशन कहाँ आती है, डाउन फील्ड में आती है या अप फील्ड में आती है। मान लीजिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फर्स्ट कार्बन एटम पर 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे, और ये वाला जो पहला प्रोटॉन है वो डी शील्डेड हो जाएगा कंपेयर टू अदर प्रोटॉन्स। तो ये वाला प्रोटॉन डाउन फील्ड की ओर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसने इसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया है और इसकी चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो अ प्रोटॉन लोकेटेड मोर देन 3 सिग्मा बॉन्ड्स इज टू फार अवे टू इंटरेक्ट and therefore may cause any downfield shift। इस तरह से डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्रोटॉन दिखा रहे हैं डाउनफील्ड शिफ्ट हो रहा है, डाउनफील्ड होने के कारण वो पीक हमको लोअर रेंज में दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने पहला 2 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट यूनिट में हम, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे और दूसरे फैक्टर्स जो कि प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण शिफ्ट किस तरह से प्रभावित होता है वो हम देखेंगे। आज हमने 2 फैक्टर्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने इंड्यूस्ड इफेक्ट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो कल हम पढ़ेंगे बाकी 2 फैक्टर्स।